नमस्कार। आज मैं लेकर आया हूँ पीईओ के लिए ई लर्निंग पाठ्यक्रम। इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया था कि वो कैसे किया जाए, लेकिन इस बार जो वीडियो लेकर आया हूँ वो इस बात का है कि आप पाठ्यक्रम करते हुए जो प्रश्न है उनका गैस कैसे करें। कहा जाए तो एक तरह से ये पासबुक के रूप में है, जिसमें आपको आंसर का सजेशन दिया जाएगा और किस प्रकार आंसर सही होता है और आप सारे प्रश्नों को 100% मार्किंग के साथ सही करते हो, यानी 100% आपका रिजल्ट रहेगा अगर इस मॉड्यूल को पूरा देख लोगे तो। और इसके आधार पे आप अपना मॉड्यूल पूरा करते हो तो 100% आपका रिजल्ट रहेगा। तो इसके लिए देखते रहिए और देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जो भी है आपकी इच्छा वो कमेंट कीजिए कि आपको अच्छा लगा या कोई सजेशन हो तो वो दे। तो इसके लिए चलते हैं। ये पहला जो पेज है इस पर हम पंचायत प्राथमिक शिक्षा अधिकारी नेतृत्व क्षमता संवर्धन ई लर्निंग पाठ्यक्रम कर रहे हैं जो उनके संवर्धन के लिए हैं और एक लीडर के लिए ये कोर्स बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार ये कोर्स 9 मॉड्यूल में बांटा गया है, जो समय में बांटा गया है। इसमें समय दे रखा है और आप पहले मॉड्यूल पे जैसे ही आप जाओगे तो पहला मॉड्यूल जो बीच में जो लिखा हुआ है यहाँ पर पहला मॉड्यूल खुलेगा, चिंता और प्रभाव का क्षेत्र। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो इसके आगे चिंता और प्रभाव का क्षेत्र खुल जाता है, जिसमें समस्या के बारे में चर्चा करेंगे और समाधान कैसे ढूंढा जाता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। चिंता और प्रभाव के क्षेत्र का परिचय क्या है, समस्या के बारे में जानेंगे, समाधान कैसे ढूंढते हैं, उसकी ज़रूरत क्या है इसके बारे में जानेंगे, जिससे अनुभव मिले और एक अच्छा लीडर बन सके। इसमें एक वीडियो है वो आप देखना कि बुद्धूराम और बुद्धिराम का किस्सा, चिंता और नियंत्रण का क्षेत्र, इसकी व्याख्या इस वीडियो में की गई है, जिसको आप पूरा देखें। बुद्धूराम और बुद्धिराम इन दोनों में क्या अंतर है वो इसी वीडियो में देखेंगे आप। समस्या और समाधान अवधारणा का विस्तृत विवेचन देखने के लिए आप इस वीडियो को जरूर देखें। फिर है चिंता और नियंत्रण का क्षेत्र, उस क्षेत्र को इस डायग्राम द्वारा समझाया गया है। इसमें चिंता का क्षेत्र जो बाहरी है और नियंत्रण का क्षेत्र भीतर का है। आप अपने चिंता के क्षेत्र को हटाओगे तो आपका नियंत्रण क्षेत्र बढ़ जाएगा, अगर चिंता क्षेत्र बढ़ा होगा तो नियंत्रण क्षेत्र घट जाएगा। ये आप अपने पीओ क्षेत्र और कार्य क्षेत्र में अपना सकते हैं, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। स्कूल में चिंताराम और चिंतन प्रकाश का एक किस्सा है, उस पर वीडियो है। चिंता और प्रभाव का क्षेत्र, इसका सारांश इस वीडियो में है जो अभी तक पूरे चैप्टर का इसमें दे रखा है। यहाँ पर इस पहले अध्याय से संबंधित प्रश्नावली दी हुई है, चिंता और प्रभाव क्षेत्र से संबंधित। ये पहला प्रश्न है कि चिंता और प्रभाव के क्षेत्र में क्या क्या आता है, मिलान करें। इसके लिए पहले किसी एक मद में क्लिक करें और फिर सही क्षेत्र पर क्लिक करें। यहाँ पर 6 मदें दे रखी है। ये इन 6 मदों में से आप को मैं दिखा दूं। ये 6 मदें इस प्रकार है: समाधान, परेशानी, प्रशंसा, सफलताएं, निंदा, मतभेद। आप यहाँ से उठाकर चिंता के क्षेत्र में आने वाली मद यहाँ लिखें, प्रभाव के क्षेत्र में आने वाली मद यहाँ लिखें। मैंने इन मदों को इस रूप में बांटा है कि जो चिंता के क्षेत्र की मदें हैं उसमें परेशानियां, निंदा और मतभेद है, जबकि प्रभाव के क्षेत्र की मदों में समाधान है, प्रशंसा है और सफलताएं हैं। इस प्रकार करने से ये प्रश्न 100% सही हो जाता है और हम इसके लिए आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा प्रश्न है प्रभाव का क्षेत्र बढ़ाने के क्या तरीके हो सकते हैं। सीधी सी बात है कि प्रभाव का क्षेत्र बढ़ाने के लिए हमें जो संबंध है वो अच्छे रखने पड़ेंगे और उसके लिए क्या करने हैं, गलतियां खोजना और दंड देना अच्छा नहीं है, दबाव क्षेत्र बनाना अच्छा नहीं है, लेकिन सहकर्मियों की अच्छाइयां ढूंढना और उनकी प्रशंसा करना अच्छा है। सबके सामने निंदा करना भी गलत है। अर्थात मेरा जो है तीसरा मैंने चूज किया है और ये सही है, 100% सही के हिसाब से इसको सही माना जाता है। आगे चले। तीसरा जो प्रश्न है कि जो लोग अपने प्रभाव के क्षेत्र में ध्यान देते हैं वे अपने प्रभाव को कम कर रहे होते हैं। प्रभाव क्षेत्र पर ध्यान देने वाले लोग क्या करेंगे, अपने प्रभाव क्षेत्र को कम कर रहे हैं, नहीं। चिंता बढ़ा रहे होते हैं, नहीं। सीमित संसाधनों के साथ समाधान खोजने की कोशिश कर रहे होते हैं, मेरे हिसाब से ये सही है। समस्याओं के लिए दोषी व्यक्ति की निंदा कर रही है, भी नहीं। तीसरा सही होना चाहिए, मैं तीसरे को लॉक करता हूँ और उत्तर 100% सही आता है। इसके बाद ये हमारे 3 प्रश्नों के तहत पहला पार्ट है
उसके प्रश्नोत्तर कंप्लीट हो गए 100% के साथ में। अब पहला मॉड्यूल खत्म और हम दूसरे मॉड्यूल पे चल रहे हैं। दूसरा मॉड्यूल जैसे हम ये जो दूसरा है लोगों को समझना, ये यहाँ बीच में खुल गया और यहाँ से फिर प्रारंभ करेंगे। तो लोगों को समझने के लिए जीवन में हर क्षेत्र में लोगों को समझना कितना आवश्यक है और क्यों, ये तो आप भी जानते हो। मात्र कार्य पर ध्यान केंद्रित करने का एक विपरीत परिणाम होता है। हम उन लोगों को भी समझने की चेष्टा नहीं करते जिनके साथ कार्य करना होता है और अनजाने में दूरियां बढ़ा लेते हैं। यानी कि हम भी कुछ अपने क्षेत्र में गलतियां करते हैं, दूसरों के बहकावे में भी आ जाते हैं और कभी कभी हम गलत फैसले ले लेते हैं। तो इसके लिए ये चीज जरूरी है। तो परिचय लोगों को समझना, इसके लिए हम आगे चलते हैं। ये एक वीडियो है कि लोगों को समझने के लिए एक परिदृश्य दिखाया गया है, जिसका पहला पार्ट है जिसमें एक लड़का जल्दबाजी करता है उसके बारे में, और दूसरा पार्ट है उस पर समझाया गया है, और इसका तीसरा पार्ट है, एक चौथा पार्ट है। ये 4 वीडियो हैं। इसके बाद में समझ में आता है कि एक अच्छा लीडर स्थिति को पूरी तरह समझकर ही उस पर अपने विचार निर्धारित करता है, बिना सोचे समझे हुए फैसला नहीं लेता। लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए उसे समझना जरूरी है, सोचना जरूरी है। इसकी प्रश्नावली में जो पहला प्रश्न है कि कौन सा कथन उपयुक्त है, लीडर को प्रतिक्रिया देना आवश्यक है। हाँ, ये तो बात सही है कि प्रतिक्रिया देना आवश्यक है, लेकिन कैसे? परिस्थिति को बिना समझे प्रतिक्रिया देना गलत हो सकता है। तो इसमें हम लोग किसको करेंगे? दूसरे को। परिस्थिति को बिना समझे किसी के बारे में कुछ कहना गलत होता है, और ये लोग करने पर ये हमारा सही प्रश्न हो जाता है। इसके अगला है कि कौन सा कथन सही है। बिना समझे प्रतिक्रिया देने से हमारे संबंधों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। पिछले जो प्रश्न का उत्तर है उसी पर बना है कि बिना सोचे समझे अगर हम किसी पर प्रतिक्रिया देते हैं तो वो लोग भी हमारे प्रति गलत धारणा बना सकते हैं। ये लोग किया, और ये भी सही प्रश्न का उत्तर है। तीसरा प्रश्न है जिसमें हम समझ परखने के लिए कुछ कथन है। अच्छा श्रोता से अच्छा वक्ता होना आवश्यक है, गलत है ये, क्योंकि अच्छा श्रोता होगा तो ही अच्छा वक्ता होगा। और विपरीत परिस्थितियों को समझने के लिए धैर्य से सुनने की क्षमता होना जरूरी है। लोगों में सुधार लाने के लिए टोकना गलत बात है। उन्होंने एकांत में जाके कुछ कह समझा सकते हो। बात को समझने के बिना नकारात्मक प्रतिक्रिया देना लोगों को मनोबल गिराता है, सही बात है। जब तक परिस्थिति का पूरा आकलन न कर ले एक लीडर चुप रहता है, वो उनको समझे बिना जवाब नहीं देता, और इस प्रकार ये हमारा दर्ज किया गया उत्तर भी सही है। इस प्रकार ये दूसरी प्रश्नावली 100% पूर्ण हो जाती है। हम इस मॉड्यूल को पूरा करके बाहर निकलते हैं और वापस मेन मॉड्यूल पे आ जाते हैं। अब हम तीसरा मॉड्यूल चुनते हैं, संप्रेषण की विधि। इसको ओके करते हैं। संप्रेषण की विधि और इसके क्या तरीके हैं। संप्रेषण की विधि का परिचय कि क्या क्या है इसमें, सुनने का महत्व क्या है, बोलने का महत्व क्या है, हाव भाव क्या है, श्रवण कला क्या है, इसके बारे में। यहाँ पर मुख्य चीजें इस जो भाग है इसमें ये चीज देखनी कि ये जो डायग्राम है इसमें 3 चीजें हैं कि बोले गए शब्द हम जो संप्रेषण करते हैं उसमें जो शब्द होते हैं उनका 7% प्रभाव होता है, और जो हमारा बोलने का लहजा है वो 38% प्रभाव डालता है, जबकि हमारा शारीरिक जो हाव भाव है वो 55% प्रभाव डालता है। इस चीज का ध्यान रखा जाए विशेषकर कि जो हमारे लहजे या बोलने का ढंग या हमारी भाषा है, वो टोन है, वो किस प्रकार की होना चाहिए, ये हमारे लिए जरूरी है। ये एक वीडियो है लघु नाट्य का, उसको देखना। संप्रेषण का सारांश। सुनना, श्रवण या सुनना भी एक कला है, और महत्वपूर्ण सुनना होता है बोलने से ज्यादा। एक चीज और ध्यान दें, यहाँ पर सफल संप्रेषण हेतु सुनने और बोलने का अनुपात 60 और 40 होना चाहिए। अर्थात सुनने की क्षमता 60 भाग और बोलने की क्षमता 40 भाग होना चाहिए। और श्रवण कला का उच्चतम स्तर समान अनुभूति है, यानी सामने वाले को जो फील हो रहा है वह हम फील करें, वही समान अनुभूति है। कभी कभी बिना बोले मौन रूप से भी गर्दन हिलाना या किसी भी अभाव से हम संप्रेषण कर लेते हैं बिना शब्दों के। इसके प्रश्नावली, संप्रेषण विधि की जो प्रश्नावली है वो इस प्रकार है। संप्रेषण की विधि समझ के बारे में है। संप्रेषण, सफल संप्रेषण के लिए सुनने का इतना महत्व नहीं होता है। यहाँ संप्रेषण की जगह संप्रेषण है और सुनाने की जगह सुनना है। ये 2 चीजें प्रिंट में गलत हो गई है, इस चीज का ध्यान रखें कि सफल संप्रेषण के लिए सुनने का इतना महत्व नहीं होता, गलत है ये, क्योंकि सुनना जरूरी होता है। व्यक्ति कई बार अपनी बात बिना बोले भी सफल संप्रेषण करने में कामयाब हो जाता है, सही बात है। संप्रेषण
करते वक्त सबसे ज्यादा भाव किसी व्यक्ति द्वारा बोले गए शब्दों का होता है, जबकि शब्दों का 7% होता है। ये गलत है। सफल संप्रेषण की जिम्मेदारी सिर्फ एक उस व्यक्ति की जो अपनी बात समझाने वाले तक पहुंचाता है। गलत बात है। समझाने वाला क्या कह रहा है उतना ही महत्वपूर्ण है जितना समझने वाला, दोनों का महत्वपूर्ण भाग है। तो ये गलत है। एक अच्छा लीडर सुनने के उच्चतम स्तर समानुभूति के स्तर पर बात सुनता है। सही बात है। उच्चतम समानुभूति होगी तभी एक अच्छा लीडर होगा। और ये हमारे जो चीजें हैं ये हमने दर्ज की और ये सही बैठती है 100%। दूसरा प्रश्न है संप्रेषण के लिए सही अनुपात चुने। मूल शीर्षक है और उनका भाग कितना है। तो शारीरिक हाव भाव, बोलने लहजा, बोले गए शब्द 7% है। बोले गए शब्दों को 7% जोड़ेंगे। जो बोलने का लहजा है वो 38% है। हाव भाव 55% है। हमारा जो बोलना है वो 40% है। सुनना 60% है। इसके आधार पर हमने इसको लॉक किया और लॉक करते ही हमारा जो उत्तर है वो बिल्कुल 100% सही आ जाता है। ये इस प्रश्नावली, तीसरी प्रश्नावली समाप्त हो गई है और ये तीसरा मॉड्यूल भी खत्म हो गया। हम चौथे मॉड्यूल पे आते हैं, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या है, इसके बारे में इसका परिचय और जो उसकी स्थिति क्या है, स्तर क्या है, किस समय रहना है, ये चीज में आती है। इसका परिचय दिया हुआ है, वो वीडियो देखें। और भावनात्मक स्थिति के 3 रूप है, ये आप देखिए। यहाँ भावनात्मक स्थिति 3 रूपों को समझाया गया है। एक लघु नाटिका के द्वारा इसके सिद्धांत को स्पष्ट किया है, वो देखें आप। दोनों लघु नाटिकाएं यहाँ पर देखिए। आत्म जागरूकता, एक चीज ध्यान रखें, ये गोलमैन ने 1995 में ये जो चीज दी है, आत्म जागरूकता। आप जैसा महसूस करते हैं उसे पहचानते हैं। भावनाओं पर नियंत्रण, उथल पुथल लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सोच पाना, स्वयं को प्रेरित करना, समानुभूति और सामाजिक कौशल, ये 5 भाग है भावनात्मक बुद्धिमत्ता के, जो आगे आपके एक किसी परीक्षण में काम आएंगे। ये जो उसका भावनात्मक बुद्धिमत्ता का परीक्षण है जिसमें 50 शब्द है और यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 ही ऊपर के आधार पर, इसके आधार पर बढ़ने हैं और इन टॉपिकों को पढ़कर और आपको देखना है कि आपकी भावनात्मक बुद्धि किस प्रकार की है। ये इधर का जो बगल का मॉड्यूल है वो मैंने अलग से इसमें फीड किया है, इसमें नहीं था, ये आपके इधर का है। तो ये 10% तो ये है और 10 इसके नीचे है, ये 40 और ये 50% हो गए। इसके बाद जो दूसरा पेज है रेड वाला, इस पर देख लेंगे तो आपकी आप में आत्म जागरूकता कितनी है, 41। यहाँ भी भावना पर नियंत्रण 41 और स्वयं को प्रेरणा 41, समानुभूति 42 और सामाजिक कौशल 39। 50 में से नंबर है, ये उसका डायग्राम है और ये आप देख सकते हो कि आपका किस पहलू पर ध्यान देना जरूरी है और कौन सा पहलू सशक्त है। चलिए आगे। सारांश है, भावनाएं अस्थायी होती है परंतु आवेश में लिए गए कई निर्णय स्थायी नुकसान दे जाते हैं। सकारात्मक विचार और सुझाव आलोचना से बेहतर परिणाम देते हैं। भावनाओं पर नियंत्रण रखना एक अच्छे नेतृत्वकर्ता की पहचान है। इसकी प्रश्नावली पार्ट 4 की यहाँ देखिए कि शीर्षक से भावनाओं के इस 5 भागों को मिलाना है। मैं एक उत्कृष्ट श्रोता हूँ, ये कौन सा है। मैं दूसरे की दृष्टिकोण से चीजों को देखने में सक्षम हूँ। मैं कभी भी समय व्यर्थ नहीं करता। जब आवश्यकता हो मैं अपनी भावनाओं को दबा सकता हूँ। मेरा मानना है कि आपको पहले मुश्किल काम करना चाहिए। तो इन 5 को हमने इस प्रकार मिला दिया है और ये इसका 100% परिणाम देता है। दूसरा प्रश्न है कि भावनात्मक स्थिति को अपनाना चाहिए। तो सीधी सी बात है कि इन पर अपना वश तो नहीं होता है लेकिन इनको नियंत्रण किया जा सकता है। तो जो तीसरा है वो हमने लॉक किया और ये हमारा परिणाम 100% देता है। प्रश्न नंबर 3 है कि स्व प्रेरणा को समझा जा सकता है, नतीजे में देरी हो जाए, प्रयास करते रहने में विश्वास रखना चाहिए। मैं आज और अब में जीने में विश्वास रखता हूँ। लोग जटिल नहीं बस भिन्न होते हैं। तो जहाँ तक है पहला सही होना चाहिए, नतीजे में देरी हो और मैं इसमें विश्वास रखता हूँ। चौथा प्रश्न है भावनात्मक बुद्धिमत्ता के बारे में अपनी समझ रखने के लिए हमारे रोजमर्रा के कार्यों में भावनाओं का प्रयोग मात्र 20% होता है। ये सही है। समानुभूति को सहानुभूति कहते हैं, नहीं, सहानुभूति अलग होती है, समान अनुभूति अलग होती है। भावनाएं अस्थायी होती है परंतु उनसे प्रेरित निर्णय कभी कभी स्थायी नुकसान दे जा सकते हैं। सही बात है। ज्यादातर लोगों को अपनी मदद करने वाला व्यक्ति हमेशा याद रहता है। सही बात है। क्षमा मांगना ताकतवर व्यक्ति की निशानी, ये भी सही बात है और हमने इस प्रकार लॉक किया और ये हमारा सही निकलता है। और ये हमारे 4 प्रश्नों के साथ चौथी प्रश्नावली 100% पूरी हो जाती है। प्रश्नावली 5 पर जाने के लिए इस मॉड्यूल को बंद करें और 5वीं प्रश्नावली समर्थन, समीक्षा और प्रेरणा पे आ जाते हैं।
इस पर लीडर की मुख्य कार्य प्रेरणा और समर्थन प्रदान करना। समीक्षा तभी सार्थक होती है जब वह सकारात्मक हो, अर्थात सकारात्मक समीक्षा जरूरी है। संगठन को बनाने में इसकी महत्वपूर्ण योगदान है। लीडर का मुख्य कार्य क्या है? समीक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। खराब परिणाम, समीक्षा और हिदायत। हम जो उम्मीद रखते हैं उसके अनुसार अगर सही समीक्षा नहीं करेंगे तो हमारे परिणाम खराब होंगे। इस पर आप वीडियो देखेंगे, ये 3-4 वीडियो है छोटे छोटे, वो देख सकते हैं। सकारात्मक और नकारात्मक समीक्षा के क्या प्रभाव होते हैं और कब ये नुकसानदायी हो सकती है, इनके बारे में आप वीडियो देखें और उसको समझें अच्छी तरह से। अंततः पीओ महोदय ने समीक्षा का इस्तेमाल अध्यापक महोदय को प्रोत्साहित करने के लिए किया, न कि उनकी त्रुटियां निकालने के लिए। सही बात है, आप भी इसका उपयोग कीजिए। लीडर केवल कार्य का समर्थन और समीक्षा करते हैं, व्यक्ति की नहीं। समीक्षा तभी सकारात्मक हो सकती है, हम किसी व्यक्ति विशेष पे आक्षेप न करके उसके कार्य पर अपनी समीक्षा अच्छा और बुरा दोनों ही रखें, लेकिन जहां तक है पॉजिटिव रख के उसको चले। ये यहाँ पर कुछ दे रखे हैं कि आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और इसके प्रश्नावली पार्ट 5 की प्रश्नावली पे आते हैं हम सीधे। समर्थन, समीक्षा और प्रेरणा से संबंध क्या है और इसकी समझ रखने वाले में क्या स्थिति है। समीक्षा करके गलतियां खोजते रहने में सहकर्मियों को प्रेरित करना कठिन हो जाता है। सही बात है, गलतियां खोजेंगे तो उनको प्रेरणा नहीं मिलेगी। समीक्षा गलतियां खोजने के लिए नहीं बल्कि अच्छाई ढूंढने के लिए होती है, ये भी सही बात है। प्रतिबद्धता बढ़ाने के लिए सहकर्मियों को डांटते रहना चाहिए, गलत है। सहयोग प्रदान करने से सहकर्मियों को कुछ करने के लिए प्रेरित करना सहज हो जाता है, बिल्कुल सही है। तो हमने एक को गलत, तीसरे को और बाकी को सही दिया और ये हमारा 100% परिणाम आ गया। प्रश्न नंबर 2, समीक्षा प्रशंसा अधिकारी के रूप में दूरी बनाना और सहयोग देना। अधिकारी के रूप में दूरी बनाएंगे तो जुड़ाव कम हो जाएगा, समीक्षा करेंगे तो प्रतिबद्धता बढ़ेगी, प्रशंसा के करेंगे तो मनोबल बढ़ेगा और सहयोग देंगे तो अच्छाइयाँ खोजेंगे, उससे सहयोग बढ़ेगा। और ये इसके अनुसार सही हो गया। ये 100% परिणाम के साथ आगे बढ़ेंगे। ये मॉड्यूल 5वां खत्म और अगला हमारा मॉड्यूल है समय प्रबंधन, छठा। समय प्रबंधन का महत्व और आवश्यकता के बारे में इसका क्या है। समय प्रबंधन, क्या समय आपके नियंत्रण में है? सही बात है, हम समय का प्रबंधन नहीं कर सकते क्योंकि समय हमारे हाथ में नहीं है, और हम अपना खुद का प्रबंधन कर सकते हैं जिससे हमारा समय प्रबंधन हो सकता है। स्वयं का प्रबंधन है समय का प्रबंधन का मतलब, स्वयं स्व प्रबंधन। समय प्रबंधन की जो विधि है वो क्या है, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं और जरूरी क्या है वो, ये बहुत अच्छा सिद्धांत है। यहाँ पर आप अपने जो भी पीओ महोदय हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ को अच्छी तरह से समझिए। आप प्रत्येक टीचर पर ये लागू कर सकते हैं और आप अपने प्रत्येक कार्य पर ये लागू कर सकते हैं। किसी कार्य को रखिए कि उस कार्य को शीघ्र करना है तो इस कॉलम के बीच में रखना, और अगर उसको शीघ्र नहीं करना है तो इस कॉलम के बीच में रखना। फिर ये देखना कि वह महत्वपूर्ण है या कम महत्वपूर्ण है। अगर कम महत्वपूर्ण है तो इस रो में, और ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो इस रो में। अगर वह शीघ्र करना और महत्वपूर्ण हो तो इसमें आएगा, अर्थात वो 1 नंबर में आएगा, उसको जल्दबाजी में करना पड़ेगा। और शीघ्र तो नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण है तो उसको 2 में। इस प्रकार अपने कार्यों को बांट दो और उस हिसाब से आप काम करेंगे तो आपका काम बेहतर होने की संभावना बढ़ जाएगी। ऐसे कार्य जो महत्वपूर्ण होते हैं, ये चतुर्थांश यानी वो 4 भाग है, उसका पहला भाग है चतुर्थांश यानी पहला क्वार्टर समय प्रबंधन के लिए। ये ऐसा कार्य है जो शीघ्र करने में है, अर्थात जल्दबाजी में किया जाता है। कभी कभी काम बिगड़ जाते हैं लेकिन ये जल्दबाजी में किया जाने वाला कार्य है, इसे आग से लड़ना कहा जाता है। दूसरा चतुर्थांश ऐसे कार्य है जो शीघ्रता तो नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, तो उन कार्यों में आनंद भी आता है। कुशल जीवन जिया जा सकता है, पारिवारिक सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं। बहुत सबसे बेस्ट चतुर्थांश है दूसरा। तीसरे में वो कार्य आते हैं जो आपके लिए कम महत्वपूर्ण है लेकिन उनको किया जाना जरूरी है, तो ऐसे कार्यों को स्थायी व्यवस्था बनाकर अपने सहकर्मियों में बांट दें ताकि आपका कार्य समय पर पूरा हो जाए। और चौथा वो है जो सबसे बेकार है, अर्थात जिनका न तो महत्व है न ही शीघ्रता है। ऐसे कार्यों में समय बचाना चाहिए और उन कार्यों में समय बर्बाद कम करना चाहिए। तो ये समय प्रबंधन हो गया आपका। पहला जो भाग है आपका मजबूरी में करते हो क्योंकि तुरंत और शीघ्र करना होता है, महत्वपूर्ण कार्य है, किसी का अधिकारी का दबाव आता है। तो यहाँ पर शीघ्रता नहीं है, गुणवत्ता है, और महत्वपूर्ण कार्य है तो गुणवत्ता बढ़ाता है। ये यहाँ पर कम महत्व है और शीघ्र है तो बंदोबस्ती करके और सहकर्मियों से कराना चाहिए। यहाँ पर बेकार जो बचा हुआ समय है वो बेकार है, इसको ध्यान रखें। क्रियान्वयन की ओर
कहाँ पर क्या करना चाहिए उसका ध्यान दें और इस पर प्रश्नावली। पहला है प्रबंधन संबंधी जो समझ है वो समय का प्रबंधन मूलतः स्वयं का प्रबंधन है। सही है। चतुर्थांश 1 में सबसे ज्यादा समय बिताने वाला व्यक्ति सदा खुश रहता है, नहीं 2 में खुश रहता है। चतुर्थांश 2 में व्यक्ति को अधिकांश समय बिताना चाहिए, बिल्कुल वहां खुश रहता है वो। 4 में आने वाले ज्यादातर कार्य समय व्यर्थ करते हैं, बिल्कुल सही है। 3 में जो कार्य हैं उनको सहकर्मियों को सौंपकर जल्दी निपटाना चाहिए। तो इस प्रकार हमारा ये मॉड्यूल है और इसको हमने सही 100% सही कर दिया। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण काम है, कुछ महत्वपूर्ण है लेकिन शीघ्र नहीं है, और कुछ कम महत्वपूर्ण है और वो भी शीघ्र नहीं है। तो हम इन कामों को इस प्रकार देखते हैं कि ये जो काम है यहाँ पर उन 6 कामों को हमने बांट दिया। महत्वपूर्ण, समय के साथ परिवार के साथ समय बिताना महत्वपूर्ण होता है, भले ही जल्दी नहीं हो। व्यायाम करना, सुबह सैर पर जाना, ये भी महत्वपूर्ण है, इनमें जल्दीबाजी नहीं हो। योजना बनाना महत्वपूर्ण है, शीघ्रता नहीं हो, भले ही कम महत्वपूर्ण। व्हाट्सएप, फेसबुक, इन पर समय खराब होता है और शीघ्रता भी नहीं है। आलोचना करने में भी हमारा समय बर्बाद होता है, गपशप में, इन चीज़ों में हम समय बर्बाद करने के बजाय हम इन चीज़ों पर ध्यान दें तो हमारे परिणाम बेहतर आ जाएंगे। और ये परिणाम इधर भी बेहतर 100% आ गए और हमारा छठा समय प्रबंधन भी पूरा हो गया। वीडियो लंबा खिंच जाएगा थोड़ा, तो पूरा वीडियो देखें कम से कम। और हमारा छठा मॉड्यूल पूरा हो गया। अब हम आ गए 7वें मॉड्यूल में। 7वां मॉड्यूल है हमारा मतभेद निवारण। मतभेद के कारण क्या होते हैं? वर्तमान में हमारे विद्यालयों में गुटबाजी, आपस में सामने क्या कहे पीछे से क्या कहे, इन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है। और इस गुटभेद को मिटाने के लिए हमें इन उपायों को अपनाना है। मतभेद का अलग अलग कारण हो सकते हैं और मतभेद लंबा भी हो सकता है और कुछ समय का होता है। मतभेद कार्य पर होना चाहिए, आप व्यक्तियों में नहीं होना चाहिए, वरना मनभेद हो जाएगा और मनभेद होने पर व्यवस्थाएं बिगड़ जाती है। मन का भेद, मन का जो अंतर है वो अलग होता है, मतभेद अलग होता है, मनभेद अलग होता है। इस बात ध्यान रखें। और ये वीडियो देखकर आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि किस किस परिस्थिति में मतभेद हो जाता है और कब कब खराब होता है। मतभेद निवारण यंत्र, कुछ 4 या 5 प्रवृत्तियां बताइए इसमें कि मतभेद किस प्रकार होता है और उसका निवारण किस किस रूप में कर सकते हैं। इनकी जो वीडियो है वो जरूर देखना आप। मतभेद निवारण यंत्र परिचय, यहाँ पर एक वीडियो दिया हुआ है निवारण यंत्र का, और फिर यहाँ बताया गया है कि संबंध और मुद्दे, आपके आपसी संबंध और मुद्दे इन मतभेदों के कारण होते हैं। संबंध और मुद्दे दोनों की महत्व कम होती है तो आप चतुर्थांश 1 में आ जाते हैं। संबंध महत्वपूर्ण होता है और मुद्दा कम महत्वपूर्ण होता है तो चतुर्थांश 2 या 2 में आते हो आप। जहाँ मुद्दे ज्यादा और संबंध भी महत्व कम हो तो 3 में आते हो, और जहाँ दोनों ही महत्वपूर्ण हो तो 4 में आते हो। मतलब ये जो चतुर्थांश है वो अभी आगे समझाए जाएंगे किस परिस्थिति में। मतभेद निवारण नजरअंदाज करना, अब उन चारों में से एक कंडीशन ये भी है कि आप कभी कभी नजरअंदाज करते हो, महत्वपूर्ण होती है। अधीनस्थ व्यक्ति के कारण अधिकारी से निराश होना, सेवानिवृत्ति के कारण आप डिले हो जाना, उम्र अधीनस्थ उम्र दराज होना, तबादले के कारण नियुक्ति का, इन समस्याओं से आपके मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। इसका नाट्य रूपांतर देखिएगा। और नजरअंदाज कब करते हैं? क्या मतभेद होने पर बात न करना, उठकर चले जाना, नजरअंदाज करना उचित होता है? कभी कभी होता है। नजरअंदाज करने का क्या कारण होता है, व्यवहार कैसा होता है, नाराजगी बढ़ जाती है, इन चीज़ों पर आप फिर एक वीडियो देखिएगा। और संबंध और मुद्दे दोनों की महत्ता कम हो तो व्यक्ति नजरअंदाज करने का प्रयास करता है। जब कोई काम और आपसी संबंध कम है आप में तो वो आप दोनों एक दूसरे से नजरअंदाज करेंगे और अपना अपना काम करेंगे। ये व्यवहार कछुए की तरह होता है जो खोल में अपनी खोल में मस्त रहता है। इसमें मतभेद बढ़ने की संभावना रहती है। अगर आप नजरअंदाज ज्यादा करते हो तो मतभेद बढ़ते रहेंगे आगे और दोनों पक्षों की हार रहती है। ये प्रश्न आएंगे हमारे, जब परिस्थिति बदलने के आसार हो तब इस तरह का व्यवहार किया जा सकता है। जैसे अधीनस्थ अधिकारी में से किसी एक तबादला या सेवानिवृत्ति नजदीक हो तो आपको नजरअंदाज कर देना चाहिए, क्योंकि वो जा रहा है तो क्या करोगे बिगाड़ कर। दूसरा है समर्पण, इसका नाट्य रूपांतरण देखिए और इसकी व्याख्या है कि समर्पण संबंधों की घनिष्ठता व्यक्ति के व्यवहार का आधार बन जाती है। और किस परिस्थिति में क्या होता है, ये कभी वरदान भी हो सकते हैं और अभिशाप भी हो सकते हैं। तो इस पर भी एक वीडियो देखिएगा। यदि अधिकारी की नजर में संबंधों की महत्ता ज्यादा है और मुद्दे की कम है तो मतभेद के दौरान अधिकारी समर्पण करता है।
अधिकारी की नज़र में संबंध ज़्यादा है तो वो समर्पण कर देगा। समर्पण करते रहने से अधिकारी के लोगों के साथ संबंध तो खराब हो जाते हैं, पर महत्वपूर्ण कार्य मुद्दे भी अधूरे रह जाते हैं। इसलिए संबंध बिगाड़ना तो नहीं चाहिए, लेकिन उनको बचाने के लिए मुद्दों को नहीं छोड़ना चाहिए। सहकर्मी अधीनस्थ अधिकारी के साथ व्यवहार को उसकी कमजोरी मानने लगते हैं, तो ये आप अधिकारियों के लिए समर्पण भी नुकसानदायी हो सकता है कभी कभी। प्रतिस्पर्धा, कभी कभी बराबर टक्कर वाले हैं तो उनमें स्पर्धा हो जाती है, और स्पर्धा होती है, इसका नाट्य रूपांतर देखिएगा किस प्रकार होती है। इसकी व्याख्या है कि मतभेद के दौरान आक्रामक होना लाभदायक रहता है, या अधिकारी के सामने कुछ और करना, पीछे से कुछ और करना लाभदायक होता है, या किसी में जीत जाने का भाव होता है, या वरिष्ठ होने का। मान लो अधिकारी कम आयु का है और कर्मचारी ज्यादा आयु का है, तो पद का और उम्र का हवाला देकर मतभेद चलता रहता है। इस चीज का ध्यान रखें। इस पर भी एक वीडियो है। और सारांश के रूप में कहा जा सकता है कि मुद्दे की महत्ता ज्यादा हो और संबंधों की महत्ता कम हो तो प्रतिस्पर्धा रहती है। प्रतिस्पर्धा के भाव में व्यक्ति का व्यवहार आक्रामक हो जाता है, आपसी में खींचतान हो जाती है, तनातनी हो जाती है, संबंधों को ताक पर रख देते हैं और लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। मुद्दे को नहीं छोड़ा जाए और भिड़ते रहते हैं, व्यक्ति के साथ जुड़ाव महसूस नहीं करते, ऊपरी तौर पर डर की वजह से आपसे सहमत हो जाते हैं। ये चीते जैसा व्यवहार है, जीतने के लिए सामने वाले को हराना उद्देश्य बन जाता है, और ऐसे में आपकी व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती है। तो इसका ध्यान रखें, ऐसा न हो। मतभेद निवारण में अगला है सहयोग। इस पर नाट्य रूपांतरण देखें और इसकी व्याख्या है कि सहयोग किस प्रकार का हो और सर्वश्रेष्ठ व्यवहार कौन सा है उसके लिए, नकारात्मक हो या सकारात्मक सहयोग हो, ये ध्यान में देना है। इसका वीडियो देखें। यहाँ पर एक चीज देखिए, ये बहुत अच्छा टॉपिक है और इस डायग्राम को आप अपने प्रिंट करा के रख सकते हैं कि इधर आपके मुद्दे हैं और इधर आपके संबंध है। अब यहाँ पर वही जो हमने चारों देखे थे वो इस चीज में समझ में आ गए कि संबंध की महत्ता यहाँ गौण है और मुद्दे की महत्ता भी गौण है। तो यहाँ आपका कछुआ का स्थिति हो गई, आप चुपचाप रहेंगे, नजरअंदाज करेंगे। दूसरे में संबंध की महत्ता ज्यादा है और मुद्दे की गौण है, तो आप खरगोश की तरह रहेंगे। तीसरे में संबंध की महत्ता गौण है लेकिन मुद्दे की महत्ता है, तो आप चीते की तरह व्यवहार करेंगे, उग्र हो जाएंगे। और संबंध और मुद्दे की महत्ता दोनों होती है तो आप में सहयोग होगा, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, समर्पण कर देंगे खरगोश की तरह। तो इन चीजों का ध्यान रखें कि ये से आप समझ सकते हो अपने इसमें। अधिकारी के लिए संबंध में दोनों की समान महत्ता हो तो व्यक्ति सहयोगात्मक व्यवहार करता है, व्यक्ति एक प्रभावशाली लीडर के रूप में जाना जाता है। ध्यान रहे कि आप अच्छा लीडर बनना चाहते हो तो सबसे बेस्ट जो क्वार्टर है वो सहयोगात्मक व्यवहार है। इस तरह के व्यवहार के लिए व्यक्ति का संप्रेषण और देह भाषा अत्यंत प्रभावी होनी चाहिए, बिल्कुल उसमें बनावटीपन नहीं हो और स्पष्ट हो, सामने वाला भी प्रभावित हो। व्यवहार से दोनों पक्षों की जीत होती है, इस चीज का ध्यान रखें। समझौता एक और है। समझौते के द्वारा भी हम कभी कभी अपना काम निकालते हैं। किस परिस्थिति में किया जाता है, दोनों पक्षों की जीत होती है या हार होती है, भविष्य में इसके परिणाम कैसे होते हैं, मनस्थिति कैसी रहती है, इस पर चीज पर वीडियो देखें आप। और इसमें भी ये देखिए कि समझौता है इन चारों के बीच में एक अलग ही कड़ी है, और ये किस तरह का होता है समझौता, कंप्रोमाइज, ये लोमड़ी की तरह चालाकी भरा होता है। तो जाहिर है कि ये भविष्य में आपके लिए सिद्ध, भले उस समय आपका काम निकाल देगा लेकिन भविष्य में आपको कहीं ना कहीं नीचा दिखा सकता है। तो इस प्रकार जो मन में सहयोग की भावना आ जाती है तो वो सहयोग अच्छा है, लेकिन सहयोग की भावना न होने की स्थिति में समझौता किया जाता है, और समझौता सशर्त दूसरे के सहयोग से किया जाता है। ये स्थायी निवारण नहीं होता है, कुछ समय बाद मतभेद हो सकता है और इसको तोड़ा जा सकता है संधि की तरह। प्रश्नावली, मतभेद निवारण पर प्रश्नावली। मतभेद निवारण के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यवहार है, सहयोग होना चाहिए, बिल्कुल राइट। दूसरा है मतभेद होने पर समझौता करने से स्थिति हमेशा सुधरती है। दो कथन है, कौन से सही है, मतभेद होने पर समझौता करने से स्थिति हमेशा सुधरती है, नहीं उस समय सुधर जाएगी लेकिन भविष्य में बिगड़ने की संभावना अधिक रहती है, तो ये गलत है। समझौता एक अस्थायी समाधान है, बिल्कुल सही है, स्थायी नहीं है, तो कथन दो सही है। तीसरा है मतभेद होने पर सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए। सही बात है कि मतभेद होने पर सामने वाले का पक्ष गंभीरता से सुनना चाहिए और फिर अपना निर्णय लेना चाहिए, मेरे हिसाब से सही बात है। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध को महत्व ना दे और साथ ही मतभेद का मुद्दा भी गौण समझे, ऐसे में वह कैसे व्यवहार करेगा, तो वो व्यवहार कैसा करेगा, नजरअंदाज का करेगा, बिल्कुल।
मतभेद के दौरान किस व्यवहार से तकरार बढ़ने की संभावना होती है? जाहिर है प्रतिस्पर्धा में तकरार बढ़ती है। दोनों पक्षों की जीत हो, इसके लिए मतभेद निवारण का कौन सा व्यवहार उचित है? सहयोग। दोनों पक्षों की जीत सहयोग के बिना नहीं हो सकती। मतभेद निवारण के अध्याय में आपकी ज्ञान परख है कि सहयोग में दोनों पक्षों की जीत होती है, बिल्कुल सही है। समझौते में दोनों पक्षों की जीत होती है, गलत, जीत नहीं होती। जहां संबंध की महत्ता मुद्दे से ज्यादा हो वहां व्यक्ति समर्पण कर देता है, संबंध मुद्दे से ज्यादा होता है समर्पण करता है। समझौते में सशर्त सहयोग होता है, बिल्कुल सही है। बार बार समर्पण करने से व्यक्ति के आत्मविश्वास में कमी आती है, ये भी सही बात है। तो एक गलत है, दूसरा बाकी सब सही है 100%। 8वां प्रश्न है, ये भी समझ का है, मतभेद की जगह से चले जाना नजरअंदाज करना होता है, ये भी सही बात है। मुद्दा संबंध से ज्यादा महत्वपूर्ण हो तो नजरअंदाज करना चाहिए, नहीं, गलत है। संबंध महत्वपूर्ण हो तो नजरअंदाज किया जाता है। यदि मुद्दा और संबंध दोनों की महत्ता ज्यादा हो तो समझौता करना चाहिए। मुद्दा और संबंध दोनों महत्वपूर्ण हो तो समझौता करना चाहिए। नजरअंदाज करना स्थायी समस्या का समाधान नहीं है। सहयोगात्मक व्यवहार में दूसरे पक्ष के साथ सहानुभूति हो, ये अत्यंत आवश्यक है, बिल्कुल। और ये हमारे सभी पक्ष सही है। ये हमारे 8 प्रश्नों से प्रश्नावली 7 पूर्ण हो गई है। समय का थोड़ा ज्यादा हो रहा है। अब आ गया हमारा अगला मॉड्यूल, स्थिति जन्य नेतृत्व। मतलब आपका जो लीडरशिप है वो परिस्थिति के आधार पर चलेगी, न कि इन बनावटी उद्देश्यों या किसी के आधार पे। जैसा उस समय उचित लगे वैसा करें, लेकिन करें ऐसा जो सबसे बेहतर हो। कोई अंगुली नहीं उठाए आप पर। तो एक शिक्षक और प्रधानाचार्य के बीच संवाद से ये कार्य शुरू हो रहा है। इसमें एक किस्सा दिया हुआ है जिसमें आमने सामने उन पर चर्चा होती है, और एक टीचर जो वरिष्ठ होता है और जो पीओ होता है वो कम उम्र का होता है, उनमें मतभेद हो जाता है दोनों में। उस पर यह दिया हुआ है कि कौशल और प्रतिबद्धता दो चीजें हैं। आप लीडरशिप है तो आपके जो कर्मचारी है उनमें कौशल और प्रतिबद्धता होगी। कौशल का मतलब है कि उनमें जो क्वालिटी है अपने शिक्षण की या कार्य करने की, वो क्वालिटी है। प्रतिबद्धता है कि काम के प्रति कितने सजग है, कितने लगे रहते हैं काम के प्रति, एक तो लापरवाह है या नहीं। तो ये कौशल और प्रतिबद्धता का जो लेवल होता है, इसी से आपकी लीडरशिप आगे बेस्ट बन सकती है। तो इस पर इसका ध्यान दें और अपनी नेतृत्व शैली को श्रेष्ठ बनाएं, क्योंकि हमेशा एक जैसी शैली नहीं अपना सकते आप, समय के अनुसार उसको बदलते हैं। तो परिस्थिति जन्य नेतृत्व परिचय। आप सर्वश्रेष्ठ शैली कौन सी होती है? कोई सी भी नहीं होती है। परिस्थिति के आधार पर उसका चुनाव किया जाता है, और जो बेस्ट होती है वही श्रेष्ठ होती है। ये आवश्यक क्यों है, इस पर वीडियो है। एक समझदार लीडर को स्थिति के अनुसार नेतृत्व शैली में परिवर्तन करते रहना चाहिए, बिल्कुल। स्थिति से जहाँ अभिप्राय व्यक्ति के विकास स्तर से है, किस स्थिति में है वो, सामने वाला कार्मिक जिस स्तर पे है उसके अनुसार लीडरशिप का पॉइंट बदल दो। व्यक्ति के विकास स्तर को समझने के लिए 2 कारक महत्वपूर्ण है, प्रतिबद्धता और कौशल। अभी मैंने बताया प्रतिबद्धता क्या है और कौशल क्या है, और हर कार्मिक में आपको मिलेगी, आप चुन सकते हैं। परिचय, विकास स्तर। पहला जो विकास स्तर है उसमें आती है इच्छा और कौशल। इच्छा का मतलब प्रतिबद्धता, और कौशल स्किल, दोनों चीजें। अगर इच्छा, नए टीचर आता है उसमें इच्छा बहुत अच्छी होती है लेकिन कुशलता कम होती है, वो पहले स्तर पे आता है। ये प्रतिबद्धता अच्छी होती है और कौशल कमजोर होता है उसका। तो ऐसे कार्य जो होते हैं उसको सिखाने चाहिए। विकास स्तर 2 है। इसमें होता क्या है विकास स्तर 2 में कि आदमी नया खिलाड़ी रहता है, और अनाड़ी, शिक्षण में भी अनाड़ी रहता है और कौशल में भी अनाड़ी रहता है। तो दूसरा जो विकास स्तर है उसका वीडियो देखने पर आपको पता पड़ेगा कि विकास स्तर में प्रतिबद्धता और कौशल दोनों ही गौण हैं, दोनों ही उसको नहीं आते। ऐसे व्यक्ति को अगर आप काम दोगे तो वो काम बिगाड़ देगा। हाँ, उसको ट्रेंड कर सकते हो आप। प्रतिबद्ध व्यक्ति को यदि आशानुरूप परिणाम न मिले तो उसकी प्रतिबद्धता कम होने की संभावना होती है। लीडर का व्यवहार और प्रतिकूल परिणाम व्यक्ति के विकास स्तर को प्रभावित कर सकते हैं। यहाँ प्रतिबद्धता और कौशल दोनों कम हो, इसी स्थिति को विकास स्तर 2 कहते हैं, दोनों की कमी। तीसरा पॉइंट, प्रतिबद्धता और कौशल में क्या स्थिति होती है? किसी कार्य को लंबे समय तक करते रहने से क्या कौशल बढ़ता है? व्यक्ति का कार्यस्थल पर देर से आना, बार बार अवकाश लेना व्यक्ति की प्रतिबद्धता के बारे में क्या बताता है? ये उस कंडीशन पर डिपेंड करता है। विकास स्तर 3 को समझें कि विकास स्तर 3 में क्या होता है कि कौशल तो होता है लेकिन प्रतिबद्धता कम हो जाती है। हो सकता है कार्य का प्रेशर हो या किसी और चीज की समस्या हो, तो इस चीज को बढ़ाएं।
अनुशासनहीनता व्यक्ति की प्रतिबद्धता में कमी का परिणाम है। अगर कोई अनुशासनहीन है, सुनता नहीं है, तो उसकी प्रतिबद्धता आपके विद्यालय के प्रति कम है। ऐसी स्थिति में जहाँ प्रतिबद्धता कम हो, कौशल ज्यादा से उसे विकास स्तर 3 कहते हैं। ऐसे व्यक्ति कार्य को ठीक तो करता है, पर देर से या बार बार याद दिलाने पर करता है, तो उसे विकास स्तर 3 की संभावना है। विकास स्तर चौथा है कि सफलता और कर्मचारियों के विकास स्तर से प्रभावित करती है। चौथी जो विकास स्तर श्रेष्ठ है, यानी कि यहाँ प्रतिबद्धता और कौशल दोनों ही श्रेष्ठ होते हैं। और एक अच्छा लीडर वही है जो अपने सभी कर्मचारियों में ये दोनों चीजों को श्रेष्ठ बनाए रखे। हालांकि ये स्थायी नहीं रहती, लेकिन फिर भी बनाए रखे वह। चौथा विकास स्तर या प्रतिबद्धता कौशल दोनों ही टॉप पर हैं। चौथे विकास स्तर में जिस कार्य में व्यक्ति की प्रतिबद्धता और कौशल दोनों बहुत ज्यादा हो, उस कार्य में उस व्यक्ति का विकास स्तर 4 होता है। वे अधिक से अधिक कर्मचारी होना। अगर चौथे स्तर पर ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी आपके पास, तो आप अच्छे लीडर हो और आपकी संस्था सफलता की ओर बढ़ सकती है। किसी भी कार्य का स्वतंत्र प्रभाव देने के लिए विकास स्तर 4 के व्यक्ति सर्वथा उपयुक्त होते हैं। निष्कर्ष, व्यक्ति संस्था लीडर के लिए लाभकारी सिद्ध होते हैं किस चौथे विकास स्तर के। सफल नेतृत्व का मंत्र क्या है कि परिस्थिति के अनुसार बदल ले। इस पर वीडियो है। प्रतिबद्ध व्यक्ति अनुशासित होता है, इसलिए अधिक से अधिक कर्मचारियों का विकास स्तर 1 से 4 पर होना एक अच्छी लीडरशिप का संकेत है। दूसरे तीसरे पर नहीं जाना चाहिए। विकास स्तर 2 और 3 के व्यक्तियों के साथ ज्यादा संयम, धैर्य, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक सफल लीडर नवनियुक्त व्यक्ति को कम से कम समय में स्तर 1 से 4 तक पहुंचाने में सफल हो सकता है। नेतृत्व शैली परिचय। विकास स्तर 3 और अगर विकास स्तर 3 है तो निर्देश देकर उसको आगे बढ़ाया जाए। नेतृत्व शैली परिचय। विकास स्तर प्रतिबद्धता और कौशल दोनों टॉप पर हैं, तो जाहिर है कि चौथा हो सकता है। नेतृत्व की दूरियां हैं। पहली दूरी है सम्मलन, संबल देकर, सहारा देकर। दूसरी है निर्देश देकर, उसको हिदायत देकर, या आपको भी कुछ कहना चाहते हो उससे किस तरीके से क्या करें इसके बारे में। ये 4 नेतृत्व की शैलियां हैं। पहली है संबल और निर्देश से जुड़ी हुई है चारों भागों में। स्थिति के अनुसार नेतृत्व शैली का चुनाव करना चाहिए और बेहतर यही है। संबल और निर्देश प्रदान करें, प्रतिबद्धता ज्यादा रहे और कुशलता भी ज्यादा रहे, इनकी कमी नहीं आए। नेतृत्व शैली किस आधार पे जो है शैलियां हैं। विकास स्तर 1 है, प्रतिबद्धता ज्यादा और कौशल कम, तो उस जगह नेतृत्व शैली रहेगी निर्देश की, अर्थात उसको संबलन दे, संबलन नहीं दे, निर्देश दे उसको। नेतृत्व शैली 1 निर्देश। किसी कार्य व्यक्ति विकास स्तर 1 है तो प्रतिबद्धता ज्यादा होगी, कौशल कम होगा। ऐसी स्थिति में लीडर को स्पष्ट निर्देश देने की आवश्यकता है। ऐसे में उसे संबल की आवश्यकता नहीं है, निर्देश दे, क्योंकि प्रतिबद्धता है, कुशलता की कमी है, तो उसको वो डेवलप करने की कोशिश करेगा। दूसरा है कोचिंग। कोचिंग का मतलब आप उसको ट्रेन कर सकते हो। विकास स्तर 2 होता है जहाँ प्रतिबद्ध भी नहीं है व्यक्ति, उसमें कुशलता भी नहीं है, तो जाहिर है कि आपको उसको कोचिंग देना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा आपको उसको। और उस नेतृत्व शैली होगी उसमें पहले उसको संबलन दो, संबलन के बाद उसको निर्देश, दोनों ही दो। किसी कार्य में व्यक्ति विकास स्तर 2 हो तो प्रतिबद्धता कौशल दोनों कम होता है, और ऐसे में संबल और उसके बाद निर्देश दे, इसको कोचिंग शैली कहा जाता है। तीसरा है संबल। विकास स्तर जब तीसरा होता है, प्रतिबद्धता घट जाती है और कुशलता बनी रहती है, तो ऐसी स्थिति में नेतृत्व शैली होती है संबल की। उसको उसकी प्रतिबद्धता घट रही है तो उसको आप सहारा दो, बढ़ाए रखो, निर्देश की जरूरत नहीं है, वो अच्छी तरह से कुशल है, बस संबल देकर उसका नेतृत्व कीजिए। तो प्रतिबद्धता कम और कौशल ज्यादा होता है, वहाँ विकास स्तर 3 होगा। लीडर को संबल और प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है, निर्देश देना अप्रभावी रहेगा। ऐसी शैली संबलन शैली कहेगी। प्रोत्साहन और प्रभार। चौथा, विकास स्तर अगर 4 है तो दोनों प्रतिबद्धता और कौशल दोनों होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को आप संबलन निर्देश दोनों न दें, उनको प्रोत्साहन और प्रभार दें, अच्छा प्रभार दें और प्रोत्साहित करते रहें, ताकि आपका कार्य चलता रहे। चौथे में दोनों ही जो प्रतिबद्धता कौशल दोनों ज्यादा होते हैं, ऐसे सहकर्मी को कार्य का स्वतंत्र प्रभार सौंपना चाहिए जिसमें हस्तक्षेप नहीं हो। ये चौथी शैली है निर्देश विकास स्तर 4। देखो यहाँ पर है, इस वीडियो में सहकर्मी का विकास स्तर क्या था, नेतृत्व शैली क्या अपनाई गई, इसका सहकर्मी की प्रतिबद्धता पर क्या असर पड़ा, यहाँ दे रखा है। जब आप वीडियो देखोगे तो इसके उत्तर है ये।
प्रशंसा प्रभार विकास स्तर ये टेबल भी आप अपने पास रखिएगा। आप इससे देख सकते हो कि अपने किस कार्मिक में किस चीज़ की आवश्यकता है, उसको किस तरह से मैं ट्रीट करूं। अगर वह अपने संस्था के प्रतिबद्ध कम या ज़्यादा है तो उसको इस प्रकार का निर्देश दें कि अगर प्रतिबद्ध तो है और कुशलता कम है तो उसका विकास स्तर 1 है और आप उसको निर्देश दें, ज़्यादा संबल नहीं दें इस जगह पे। और अगर दोनों ही कम है तो दूसरे स्तर पे दोनों ही तो आपको देने पड़ेंगे, उसको कोचिंग लीजिए उसकी। यहाँ पर प्रतिबद्ध कम है संस्था के प्रति लेकिन उसकी कुशलता ज़्यादा है तो तीसरा विकास स्तर में है तो निर्देश मत दो, उसको संबल दो। और अगर दोनों ज़्यादा है तो उसको प्रोत्साहन और प्रभार दो, निर्देश और संबल छोड़ दीजिए, वह विकास स्तर में चौथे में आएगा। अवधारणा का विस्तार, स्थिति जन्य नेतृत्व इसकी अवधारणा है, उसका विस्तार है कि वह लीडर किस नेतृत्व शैली में हो सकती है। तो कार्य अनुरूप जो विकास स्तर है यहाँ बांटा गया है, देखिए दोनों को मिक्स कर दिया गया है कि यहाँ विकास स्तर और निर्देश शैली दोनों मिश्रण हो गया है। पहला विकास स्तर में निर्देश शैली है, दूसरे में विकास स्तर में कोचिंग शैली है, तीसरे में संबल शैली है, चौथे में प्रोत्साहन और प्रभार शैली है। इस चीज का भी आप अपने पास एक चित्र डायग्राम रख सकते हो, ये आपके काम आएगा। यहाँ पर बता रहा है कि अगर आप ये करोगे तो ये नुकसान में चला जाएगा। आपके जो रेड है वो आपके नुकसानदायी है, ग्रीन है वो आपके फायदेमंद चीजें हैं। ये एक और टेबल है, इस प्रकार की टेबल आप अपने टीचरों के लिए बनाकर गोपनीय रूप से रख सकते हैं कि जैसे नाम है आपके सहकर्मी का, आपने उसको किस किस जिम्मेदारी दे रखी है वो आप यहाँ लिख दीजिए। अब उस जिम्मेदारी के प्रति उसकी प्रतिबद्धता कैसी है, अच्छी है मतलब ज़्यादा है या, और उसमें उस कार्य के प्रति कुशलता कितनी है, ज़्यादा कम है, वो लिख लें। तो उस आधार पर उसका विकास स्तर छांटे और फिर यह देखें कि मैं उसको किस प्रकार का नेतृत्व प्रदान करूं। तो ये आपके महत्वपूर्ण काम आएगी। यहाँ पर आपको बहुत अच्छा काम रहेगा कि आप प्रत्येक टीचर का ऐसा बना के रख लें और आप अपने जो लीडरशिप है उसको बेहतर बनाएं। यह है विकास स्तर अनुरूप नेतृत्व शैली, यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसी कैसी देनी है। अंत व्यक्ति का विकास स्तर नेतृत्व शैली द्वारा प्रभावित किया जा सकता है। नेतृत्व का पहला काम है कि प्रतिबद्धता बढ़ाए, मतलब सबसे पहले प्रतिबद्धता बढ़ाओ, निरंतर संबल प्रदान करना। प्रतिबद्धता के अभाव में निर्देश काम नहीं करता है, इसलिए आपको निरंतर उसकी समीक्षा करते रहना है। समीक्षा जरूरी है, अगर आपने एक बार कर दिया तो बाद में छोड़ दोगे तो वो भी गलत है। समीक्षा करते रहिए और स्थिति के अनुसार उसको बढ़ाते रहिए। अब इसमें केस स्टडी है, इस पार्ट में कुछ केस स्टडी है वो आप देखेंगे कि केस स्टडी है वो क्या क्या बताती है। पहली केस स्टडी है कि आप एक शिक्षिका है नई और उसका पढ़ाने का दोनों चीज़ें अच्छा है, लेकिन बाहर के किसी व्यक्ति के कारण वो डिस्टर्ब हो जाती है, उसको धमकी मिलती है, तो उसका जो लेवल है वो क्या होगा। तो यहाँ बच्चों की शिक्षा के संबंध में इस अध्यापिका का विकास स्तर कौन सा है, तो इसका स्तर है 1, अर्थात ये प्रतिबद्ध है, कुशलता कम है क्योंकि नई है, तो इसमें पहला विकास स्तर 1 है। बच्चों की शिक्षा के संबंध में अगर आप इनसे बात करेंगे तो किस नेतृत्व शैली का, क्योंकि उसको डराया गया है, तो अब आप उसको कौन सी नेतृत्व शैली देंगे, तो उसको देंगे आप निर्देश देंगे। और उसको इस हादसे के बाद विकास स्तर क्या हो गया, जाहिर है कि उसका प्रतिबद्धता घटेगी, कुशलता तो कम है ही, प्रतिबद्धता भी घटेगी तो दूसरे पे चली जाएगी वो और आपका नुकसान हो जाएगा। हादसे के बाद अब आप शिक्षिका को किस तरह का नेतृत्व प्रदान करेंगे, तो हादसे के बाद तो सीधी सी बात है कि उसको सम्मेलन देना चाहिए था, लेकिन अगर आप निर्देश देंगे तो वो गलत हो जाएगा। केस स्टडी 2, दूसरा केस, इसमें एक पीओ मैडम है और एक महेश अध्यापक है जिसकी नियुक्ति हुई है और वह पहले अच्छा पढ़ाते थे किसी प्राइवेट सेक्टर में, नए आए हैं, तो जाहिर है कि उनका काम है पढ़ाने का और पढ़ाने में वो दक्ष है, लेकिन साथियों ने उसको उकसा दिया और उसकी प्रतिबद्धता कम हो जाती है, वो उदास हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, तो ये कह रहे हैं कि शुरू में महेश की प्रतिबद्धता ज्यादा थी, उसका प्रमाण पत्र उसका छात्रों के साथ उत्साह के साथ काम करना था, बिल्कुल प्रतिबद्धता थी या नहीं। महेश जी के हतोत्साहित होने पर विमला जी को उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए था। महेश जी का विकास स्तर 2 से 3 हो गया, नहीं, उनका पहला स्तर 1 था। विमला जी की नेतृत्व शैली पहले S3 अर्थात सम्मेलन देने वाली थी, जो इस परिस्थिति में उचित नहीं थी, नहीं, ये भी गलत है।
अगला, विमला जी अपनी नेतृत्व शैली में परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन नहीं कर पाई, इसलिए स्थिति जटिल हो गई। सही बात है। विमला जी को, महेश जी को पहले सम्मेलन देना चाहिए था, फिर स्पष्ट निर्देश देना चाहिए था। ये इस स्थिति में सही नेतृत्व शैली होती। महेश जी उत्साहित थे, वो विकास स्तर 1 पर थे। सही है। विमला जी को पहले नेतृत्व शैली स्पष्ट निर्देश अपनानी चाहिए। बिल्कुल सही है, सारों के सारों सही है। ये दूसरा, पहला जो केस स्टडी, दूसरी केस स्टडी हो गई। तीसरी केस स्टडी है कि एक नए अध्यापक की नियुक्ति हुई है, वो गरीब परिवार से, पिता मेहनत करके आए हैं, उसका एक ही लक्ष्य है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करे। लेकिन होता क्या है कि कॉलेज के दिनों में वो बच्चों को पढ़ाता था तो उसमें दक्षता की कमी हो सकती है। तो इस स्थिति में क्या होगा? अध्यापक की प्रतिबद्धता पहले क्या थी और अध्यापक का कौशल पहले क्या था? कौशल, प्रतिबद्धता और घटना के बाद क्या होता है कि बदलाव आ जाता है। जो उसके साथ घटना घटी उसमें बदलाव आ गया और इसके साथ में अलग अलग चीजें हुई और उसका वो कम हो गया। अर्थात घटना के पहले अध्यापक का जो विकास स्तर था वो 1 था, अर्थात प्रतिबद्धता वो कुशलता कम थी। लेकिन घटना घटने के बाद में अपने साथियों से हास होने के बाद में उसका विकास स्तर 2 आ गया, अर्थात प्रतिबद्धता और कौशल दोनों कम हो गए। ये भी सही है। अपना प्रश्नावली कंप्लीट हो गई स्थिति जन्य नेतृत्व से। अब इसका मूल प्रश्नावली आती है, जीतने के लिए किन 2 कारकों की आवश्यकता होती है? जाहिर है प्रतिबद्धता और कौशल होना चाहिए। प्रश्न नंबर 2, स्थिति जन्य नेतृत्व को एक बेहतर नेतृत्व नीति मानने के क्या प्रयोजन है? सारे प्रयोजन होना चाहिए। लचीलापन, कुशल संप्रेषण, सहकर्मियों के साथ बेहतर संबंध, लीडरशिप गुणों का विकास हो, सभी होना चाहिए मेरे हिसाब से। राइट। आपके एक सहकर्मी की हाल ही में पदोन्नति हुई है, उसे एक नया कार्य सौंपा गया है, उस कार्य को लेकर उस व्यक्ति के किस विकास स्तर में होने की अधिक संभावना है? अगर हम नया कार्य सौंपेंगे तो एक स्तर में होगा, विकास स्तर 1 पर। स्थिति जन्य नेतृत्व शैली के अनुसार एक नए कर्मी द्वारा कार्य सही नहीं करने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? कार्यकुशलता का अभाव हो सकता है। कार्य के सही परिणाम न आने पर व्यक्ति की क्या स्थिति होती है? प्रतिबद्धता कम हो जाती है या कौशल कम हो जाता है? जाहिर है कि प्रतिबद्धता कम होगी। ठीक है। चाहकर या अनमने से निरंतर कार्य करने से व्यक्ति का क्या होता है? कौशल में वृद्धि होगी, घटेगा? ठीक है, हम अपने मर्जी से नहीं, दबाव में काम करते हैं, लेकिन हमारा दबाव में भी हमारे इनमें निखार आता रहता है, तो कौशल जो है वो बढ़ेगा, कुछ बढ़ेगा, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा खुशी से करोगे तो ज़्यादा बढ़ेगा, नहीं तो दबाव में तो बढ़ेगा। आप कुछ काम तो सीखोगे। व्यक्ति समय का पाबंद नहीं है, इसके लिए क्या कहेंगे? प्रतिबद्ध है, कुशलता की कमी है, प्रतिबद्धता की कमी है, कुशल है। प्रतिबद्धता की कमी रहेगी, समय का पाबंद नहीं है। तो कौन से विकास स्तर पर व्यक्ति की प्रतिबद्धता अधिक होती है? प्रतिबद्धता अधिक होती है पहला और चौथा। कोई भी संस्था उसके कर्मियों के विकास स्तर के संदर्भ में कब सफलता पाती है? जब सभी लोग चौथे विकास स्तर में होते हैं, जहां दोनों ही चीजें ज्यादा हो। कौन से विकास स्तर पर व्यक्ति को न्यूनतम समय रहना चाहिए? 2 और 3, क्योंकि ये निम्न स्तर कहलाते हैं। स्थिति जन्य नेतृत्व से उसे जुड़े विकास स्तर के बारे में ज्ञान परख। कोई भी नेतृत्व शैली सर्वश्रेष्ठ नहीं है, बिल्कुल सही बात है। प्रभावी नेतृत्व शैली स्थिति पर आधारित होती है, राइट। विकास स्तर 1 में प्रतिबद्धता ज्यादा होती है, कौशल कम होता है, ये भी बात सही है। हर व्यक्ति क्रम अनुसार विकास स्तर 1 से 4 तक पहुंच सकता है, बिल्कुल। विकास स्तर 2 में प्रतिबद्धता और कौशल दोनों कम होते हैं, बिल्कुल सही है। एक विकास स्तर में पहुंचने के बाद व्यक्ति हमेशा उसी में रहता है, गलत। विकास स्तर तो आपका गिर भी सकता है, बढ़ भी सकता है। हाँ, यह एक तीसरे सवाल में एक चीज है, क्रम अनुसार नहीं है, वो 1 से 4 पर भी जा सकता है, दूसरे तीसरे पे जाने की जरूरत नहीं है उसको। 12वां प्रश्न है, यहाँ पर वही परख है, जो व्यक्ति किसी एक कार्य के प्रति विकास स्तर 4 में है, वो हर कार्य की कुशलता पूर्वक करेगा। नहीं, अगर आपको कोई एक कार्य बेहतर तरीके से आता है तो दूसरा नहीं आ सकता, जरूरी नहीं है। विकास स्तर 3 में प्रतिबद्धता कम होती है, प्रतिबद्धता ज्यादा होती है, कौशल कम होता है। विकास स्तर 1 से सीधे विकास स्तर 4 में जाना संभव है, बिल्कुल। प्रतिबद्ध व्यक्ति हर स्थिति और हर कार्य हेतु सदा प्रतिबद्ध रहेगा, ये जरूरी नहीं है। विकास स्तर 4 में कौशल और प्रतिबद्धता दोनों ही ज्यादा होते हैं, बिल्कुल सही है। 13वां प्रश्न, अब यहाँ पे नेतृत्व से संबंधित है। ये जो ऊपर जो दी जा रही है, ये है
विकास स्तर 1, ये विकास स्तर 2, ये विकास स्तर 3, ये विकास स्तर 4, जिसमें आपको कौन सा नेतृत्व दिया जाएगा। तो पहले विकास स्तर में आपको निर्देश दिया जाएगा, दूसरे विकास स्तर में आप कोचिंग देंगे, तीसरे में आप सम्मेलन देंगे और चौथी में कार्य और प्रोत्साहन देंगे जिससे आपका बेहतर कार्य हो सके। 14 प्रश्न है, अब तक आपने क्या समझा? नेतृत्व शैली व्यक्ति के बौद्धिक स्तर से निर्धारित होती है? नहीं, बौद्धिक स्तर नहीं है, ये कौशल स्तर है, कुशलता का काम है, विकास का स्तर है। एक तरह से व्यक्ति की क्षमता कार्य अनुसार बदलती रहती है, बिल्कुल सही है। एक ही प्रकार की नेतृत्व शैली हर समय में प्रभावी होती है, ये गलत है। सम्मेलन और निर्देशन का उचित तालमेल ही सही नेतृत्व, ये भी सही है। समय समय पर व्यक्ति के विकास का आकलन आवश्यक है, समीक्षा करना जरूरी है। ये आपका 8वां चैप्टर पूरा हो गया। अब लास्ट चैप्टर और है, स्थितिजन्य नेतृत्व यंत्र। यहाँ पर स्थितिजन्य एक नेतृत्व यंत्र दिया हुआ है जिसमें आपको अपने कार्मिक का नाम लिखना है और उसको जो जिम्मेदारियां दी हुई है वो लिखना है। मैंने पूर्व में बताया इस चीज को। और फिर देखना है कि उसका विकास स्तर क्या है और आप कौन सी उसको नेतृत्व शैली दे सकेंगे। ये जो यहाँ है, यहाँ से यंत्र डाउनलोड करेंगे तो ये एक्सेल में खुलेगा और उस एक्सेल में आप अपने कार्मिक का नाम और उसका काम डालकर चेक कर सकते हैं। मैं आपको दिखा दूं कैसे। ये इस प्रकार से है, यहाँ पर आप नाम लिखेंगे, यहाँ उसको क्या क्या काम दे रखे हैं वो लिखेंगे। यहाँ पर ये चुनाव करेंगे आप, यहाँ पर ड्रॉप डाउन है, यहाँ से आप कम ज़्यादा चुन सकते हैं और ये अपने आप विकास स्तर और आप सम्मेलन कैसा देंगे ये आ जाएगा। जब आपको पता पड़ जाएगा कि इसको कैसा सम्मेलन देना है तो नीचे देखें कि नीचे ये दे रखा है कि नेतृत्व शैली 1 और विकास स्तर 1 है, तो आप इस प्रकार कहेंगे, क्या कर सकते हैं, किस प्रकार उसको सहयोग कर सकते हैं, ये देख सकते हैं आप उसमें। उसके बाद में ये वहाँ भी लिखा हुआ और यहाँ भी लिखा हुआ है कि नेतृत्व शैली 1 और विकास स्तर 1 है, तो आप किस प्रकार उसका नेतृत्व करेंगे, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, और इस प्रकार उसका नेतृत्व कर सकते हैं। आपके फायदे की चीज़ ये आप रख सकते हैं अपने पास संभाल के। और ये आपका लास्ट मॉड्यूल भी जो 8वां है वो पूरा हो जाता है। अब आपका परिवर्तन चक्र 9वां जो मॉड्यूल है वो प्रारंभ होता है। परिवर्तन संसार का नियम है, तो जाहिर है कि आपको भी अपने क्षेत्र में बेहतर बनाने के लिए करना होगा। अब कैसे करें, किस प्रकार बोल के करें, इसके बारे में एक नज़र डालेंगे और वीडियो देखेंगे आप। ये डॉक्टर रॉस है, इनकी एक पुस्तक है चेंज के बारे में, और ये इन्होंने क्रू वक्र बना रखा है जिसमें मनोबल और सामर्थ्य कभी उठता कभी गिरता कभी उठता रहता है। तो ये जिंदगी के साथ भी बना रहता है। इस दुनिया में एक ही चीज़ सतत है, बदलाव, और यही प्रिय बदलाव में अक्सर परेशान करता है। मनोवैज्ञानिक ने भी कहा है कि परिवर्तन चक्र सिद्धांत से समझाया गया है, परेशानियों का भंवर होता है। आप कैसे परेशान होते हो इस पर परिवर्तन चक्र के 5 चरण हैं। पहला है जो उसको किसी को किसी कार्य में का सदमा लग सकता है, वो इनकार कर सकता है, उत्पादन में गिरावट आ सकती है, कार्य करने की क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, और उसको गुस्सा आ सकता है, डर सता सकता है। उसके बाद में वह विषाद में गिर सकता है, उसके जो समझ है वो विकसित होगी, वो कुछ स्वीकार करेगा और आगे प्रमोट होकर मोटिवेट भी हो सकता है। ये 5 पद है। इन चीज़ों को भी आप रख सकते हैं कि हम जब कभी किसी से कार्य कराएं तो शुरू में इनकार करेगा आपसे, आप जब दबाव डालोगे तो गुस्सा भी होगा, या फिर आपसे कहेगा मेरा ये प्रभार हटा दो और वो प्रभार दे दो, तो ऐसे मोलभाव करेगा। और अगर ज़्यादा ही चीज़ में डालोगे डिप्रेशन में चला जाएगा तो वो काम प्रभावित हो जाएगा आपका। तो आप उसको एक्सेप्ट करवाएं, स्वीकार करवाएं, जिससे वह काम को बेहतर करे और गुणात्मक अचीवमेंट प्राप्त हो। परिवर्तन चक्र स्वीकार करें। इस पर वीडियो देखिए। परिवर्तन चक्र में उलझना स्वाभाविक है, सभी उलझते हैं, जीवन है। तो प्रतिकूल अनुभव को लेकर आप फंसेंगे जरूर, लेकिन उससे निकलने के लिए आप आत्मनिर्भर बनिए, उसको जल्द स्वीकार करें और बदलाव के लिए तैयार है। एक अच्छा लीडर परिवर्तन चक्र में उलझे बिना परिवर्तन के सकारात्मक पहलुओं को ध्यान में रखकर नवाचार अपनाता है और बदलाव कर लेता है। इसकी प्रश्नावली, बदलाव सतत है, बिल्कुल सही। परिवर्तन चक्र के 5 चरण है, बिल्कुल सही। अक्सर बदलाव को स्वीकार करना आसान होता है, नहीं, गलत। बदलाव का पहला चरण विषाद है, नहीं, पहला चरण है इनकार। परिवर्तन चक्र में व्यक्ति कुछ समय से लेकर सालों तक उलझा रह सकता है, बिल्कुल। आप 5 सेकंड में निकल सकते हो और 5 साल भी लग सकते हैं, 10 साल, जीवन भर उलझ सकते हो। परिवर्तन चक्र में उलझा हुआ व्यक्ति अपने नियंत्रण क्षेत्र में नहीं रहता, ये भी सही बात है। दूसरा है, पहला चरण इनकार है, दूसरा चरण गुस्सा है, तीसरा चरण
मोलभाव करेगा, चौथा चरण विषाद का है और पांचवें चरण में वो स्वीकार कर लेगा। इस प्रकार उसका ये हो जाएगा। ये आपकी प्रश्नावली 9वीं खत्म हो गई और सारे मॉड्यूल खत्म हो गए। यहाँ से आप अपना प्रिंट प्रमाण जो प्रिंट है प्रमाण पत्र का वो यहाँ से जैसे आप ओके करेंगे, आप यहाँ पे सेव मांगेगा, अपने कंप्यूटर में सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद आपका ये मॉड्यूल खत्म हो जाएगा और जहाँ पर आपने मॉड्यूल शुरू किया था वहाँ आ जाएंगे। वहाँ से बाहर निकलने के बाद जहाँ आपने सेव किया तो इस प्रकार का आपका प्रमाण पत्र आएगा। ये जहाँ मैंने ब्लैक लिख रखा है कलर, यहाँ पर आपके पीओ का जो ग्राम पंचायत का नाम है वो आ जाएगा। आप इसको प्रिंट करा के कलर में अपने पास सुरक्षित रख लें। तो बने रहिए आगे भी ऐसी वीडियो के लिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। लाइक करें और अपने साथियों को शेयर जरूर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। समय ज़्यादा हो गया, लगभग 56 मिनट के आसपास हो गए हैं। तो धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। आगे बने रहने के लिए हमेशा जुड़े रहें।